मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज LLB थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज में पहली परिभाषा फैक्ट या तथ्य पर चर्चा कर रहा हूँ। तथ्य की यदि ब्रॉड सेंस में डेफिनेशन देखी जाए तो हम यूँ कह सकते हैं, एवरीथिंग विच इज हैपन्ड इज फैक्ट, अर्थात हर चीज़ जो घटित हो चुकी है वह तथ्य कहलाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में तथ्य शब्द को परिभाषित किया गया है। तथ्य को हम रॉ मटेरियल कहते हैं, कच्चा पदार्थ, और पूरी न्यायिक कार्यवाही जुडिशियल प्रोसीडिंग फैक्ट के इर्द गिर्द ही चलती है, अर्थात न्यायिक कार्यवाही का सेंटर पॉइंट, एक्सल पॉइंट तथ्य ही होता है। जब भी हम किसी वाद की बात करते हैं तब हम वास्तव में किन्हीं तथ्यों के विषय में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि तथ्यों के आधार पर ही विधि अधिकार और कर्तव्यों का सृजन और निर्धारण करती है। धारा 3 में तथ्य की जो परिभाषा दी हुई है उसका यदि हम अवलोकन करें तो इसमें उल्लिखित है कि तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आती है ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं का संबंध जो इंद्रिय द्वारा बोधगम्य हो, तथा कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। तो इस परिभाषा को जब हम खंडों में विभाजित करते हैं तो तथ्य 2 प्रकार के माने जाते हैं। पहला इंद्रिय द्वारा बोधगम्य, जिनको हम फिजिकल और एक्सटर्नल फैक्ट कहते हैं, और दूसरा है मानसिक दशा, जिसको हम साइकोलॉजिकल फैक्ट और इंटरनल फैक्ट या मेंटल कंडीशन कहते हैं। हर जो चीज़ अस्तित्व में है वह तथ्य है, लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी है कि उस वस्तु को, उस चीज़ को किसी व्यक्ति के द्वारा बोधगम्य किया जाना अनिवार्य है। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि जंगल में मोर नाचा, ये एक तथ्य है, लेकिन उस मोर को नाचते हुए देखा जाना किसी व्यक्ति के द्वारा अनिवार्य है, तभी वह तथ्य बनेगा।
इसलिए 5 सेंसेस जो हमारे होते हैं, उन सेंसेस में से किसी सेंस के द्वारा कोई घटना या घटनाक्रम किसी व्यक्ति के द्वारा देखा गया है, सुना गया है, महसूस किया गया है, स्पर्श किया गया है, तो वह तथ्य माना जाता है। इसके उदाहरण इस धारा 3 में जो दृष्टांत पहले 3 दिए हुए हैं, क, ख और ग, ये तीनों दृष्टांत पहले तरह के फैक्ट, इंद्रिय द्वारा बोधगम्य फिजिकल और एक्सटर्नल फैक्ट के उदाहरण हैं, जिसमें सबसे पहला उदाहरण है कि अमुक स्थान में अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, ये एक तथ्य है। दूसरा है यह कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, ये एक तथ्य है। तीसरा उदाहरण है कि यह कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, यह एक तथ्य है। तो 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस के द्वारा कोई वस्तु, कोई घटना, कोई चीज़ किसी व्यक्ति के द्वारा बोधगम्य की है, वह फिजिकल, भौतिक अथवा बाह्य तथ्य कही जाती है। इसी तरह जो 2 उदाहरण हैं अंतिम, वे मनोवैज्ञानिक या आंतरिक तथ्य के उदाहरण हैं। जैसे चौथा उदाहरण है कि यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, अमुक आशय रखता है, सद्भावनापूर्वक या कपटपूर्वक कार्य करता है, या किसी विशिष्ट संवेदना का भान है, या किसी विनिर्दिष्ट समय में था, ये एक तथ्य है। और इसी में अंतिम उदाहरण है यह कि किसी मनुष्य की अमुक ख्याति है, यह एक तथ्य है। तो मानसिक दशा, जिसको हम ये भी कह सकते हैं सिक्स्थ सेंस जो है, उसके द्वारा कोई दशा किसी व्यक्ति के बारे में कोई व्यक्ति राय बनाता है, तो वह भी तथ्य कहलाती है, लेकिन वह राय साइकोलॉजिकल या इंटरनल फैक्ट कहलाता है। अब यदि हम बात करें विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य, ये 2 प्रकार तथ्यों के माने जाते हैं, फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू जो हैं, विवादक तथ्य जो है, ये हर विवाद की मुख्य धुरी होती है, सेंटर पॉइंट, एक्सल पॉइंट, और इसी के इर्द गिर्द पूरी न्यायिक कार्रवाई चलती है। विवादक तथ्यों को हम सिविल केसेस में तनकीह भी कहते हैं, और क्रिमिनल केसेस में इनको आरोप कहा जाता है। विवादक तथ्यों को डिस्क्राइब एविडेंस एक्ट में नहीं किया गया है। यदि हम सिविल केस की बात करें तो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 नियम 1 में जो तनकी न्यायालय विवादक स्थिरीकरण करता है, उन्हें हम फैक्ट इन इशू ही कहते हैं। और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 311 से 324 में आरोप खंड दिया हुआ है। उसके अनुसार जो आरोप पक्षकार पर, अभियुक्त पर तय किया जाते हैं, उनको हम फैक्ट इन इशू कहते हैं। फैक्ट इन इशू का मतलब है मुख्य विवादग्रस्त तथ्य, जो न्यायालय दोनों पक्षकारों के द्वारा
जो अपने वादपत्र और जवाब दावा के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं, उन दोनों को न्यायालय ध्यान से देखकर कुछ ऐसे फैक्ट निकालता है जो दोनों पक्षकारों के मध्य विरोधाभास में होते हैं। अर्थात एक पक्षकार उनका समर्थन करता है और दूसरा पक्षकार उनको डिक्लाइन करता है, मना करता है, इनकार करता है। तो ऐसे तथ्यों को हम विवादक तथ्य कहते हैं। इन विवादक तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए जो तथ्य न्यायालय में पेश किए जाते हैं उनको हम सुसंगत तथ्य कहते हैं। और ये जो तथ्य हैं ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 से लेकर 55 तक दिए हुए हैं, जिनको हम सुसंगत तथ्य कहते हैं। और इनका साक्ष्य न्यायालय में दिया जा सकता है। अर्थात हर तथ्य का न्यायालय में साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। न्यायिक कार्यवाही को सुगम बनाने, तेज करने और पक्षकारों को अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए यह प्रावधान किया हुआ है कि न्यायालय में केवल उन्हीं तथ्यों को पेश किया जा सकता है जो विवादक तथ्य हैं या सुसंगत तथ्य हैं। अब जब हम सुसंगत तथ्यों की बात करते हैं तो हम कम से कम 2 तथ्यों की बात करते हैं, क्योंकि विवादक तथ्य तो अकेला ही हो सकता है, उसके लिए किसी सहायक तथ्य की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब हम सुसंगत तथ्य की बात करते हैं तो हम एक्चुअल में एक तथ्य के द्वारा दूसरे तथ्य को स्पष्ट कर रहे होते हैं। इसलिए सुसंगतता में हमेशा 2 तथ्यों पर विचार किया जाता है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि सुसंगतता और ग्राह्यता ये दोनों बातें भी अलग अलग हैं। रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। सुसंगतता इस अधिनियम के द्वारा तय की हुई है कि धारा 6 से 55 तक जो तथ्य हैं वो सुसंगत तथ्य हैं। रिलेवेंसी या ग्राह्यता वो इस अधिनियम द्वारा भी बताई हुई है और न्यायालय खुद भी अपने स्वविवेक से उस तथ्य की ग्राह्यता को तय करते हैं। लेकिन एक बात आप विशेष ध्यान रखें कि ये जरूरी नहीं है कि हर सुसंगत तथ्य ग्राह्य तथ्य हो ही। अर्थात न्यायालय में पेश किए गए हर सुसंगत तथ्य को न्यायालय अपने विनिश्चय का आधार बनाएगा ही, ये अनिवार्य नहीं है। और इसी तरह इसका विलोम भी सत्य है कि हर ग्राह्य तथ्य सुसंगत तथ्य हो, ये भी अनिवार्य नहीं है। कंपटीशन एग्जाम में तथ्य की परिभाषा खंड में जो 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं इनमें से भी पूछा जाता है और सुसंगतता और ग्राह्यता को भी पूछा जाता है। वे कौन से तथ्य हैं जो सुसंगत होते हुए भी ग्राह्य नहीं हैं? इस बात पर यदि हम विचार करें तो इस अधिनियम की धारा 121 से 131 तक ही आप समझ लें, वैसे 126 तक मुख्य रूप में दिए हुए हैं कि इन तथ्यों का भान यदि इन व्यक्तियों को है, जैसे पक्षकार के पति या पत्नी, पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट, कोई लोक सेवक, पक्षकार के वकील, उनके टाइप करने वाले सेवक आदि, इन सबको किसी तथ्य का ज्ञान होते हुए भी
न्यायिक कार्रवाई से वर्जित किया हुआ है, हालांकि ये सुसंगत हैं। यदि हम दूसरी बात करें कि ऐसे कौन से तथ्य हैं जो सुसंगत नहीं है लेकिन फिर भी न्यायालय द्वारा ग्राह्य किए जा सकते हैं, तो ये इस अधिनियम की धारा 146 से 155 तक की यदि हम बात करें तो कुछ तथ्य हैं जिनको धारा 6 से 55 में उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी उनको न्यायालय अपने विनिश्चय का आधार बना सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य में अंतर क्या है। तो विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य में अंतर की यदि हम बात करें तो सामान्य से 2-3 अंतर हैं जो अभी तक के डिस्कशन में आपके सामने आ चुके हैं। जैसे विवादक तथ्य विवाद का आधार होते हैं और इन्हीं पर न्यायालय को निर्णय देना होता है, जबकि सुसंगत तथ्य स्वयं विवादग्रस्त तथ्य नहीं होते। ये केवल विवादक तथ्यों के अस्तित्व या अनस्तित्व का अनुमान लगाने में सहायक होते हैं। दूसरे यदि अंतर की बात करें तो विवादक तथ्य ही महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं जिन पर पक्षकारों के अधिकार और दायित्वों का निर्धारण किया जाता है, जबकि सुसंगत तथ्य एक आवश्यक तथ्य नहीं होते, केवल अधिकार या दायित्व का निर्धारण करने में सहायक भूमिका अदा करते हैं। और इसी तरह यदि हम अंतर की बात करें तो विवादक तथ्य मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन या एक्सल होते हैं, जबकि सुसंगत तथ्य केवल मात्र स्टेपनी के रूप में कह लीजिए आप, सहायक के रूप में कह लीजिए आप, काम में लिए जाते हैं। यदि हम बात करें केस लॉ की तो हिमाचल प्रदेश बनाम हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन बनाम ओम प्रकाश का एक वाद है जो 1972 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णित किया गया था और जिसमें ये तय किया गया था कि मनोदशा एक तथ्य होती है, एक तथ्य होता है। इसी तरह यदि हम बात करें भगवान स्वरूप बनाम महाराष्ट्र राज्य के विवाद की, जो 1965 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था, तो इसमें यह कहा गया था कि पक्षकार का साधारण स्वभाव और साधारण ख्याति सुसंगत तथ्य होती है। तो इस तरह से आज हमने बात की तथ्य की परिभाषा की, जिसमें धारा 3 में दी हुई तथ्य की परिभाषा 2 प्रकार, भौतिक और मनोवैज्ञानिक तथ्य के 2 प्रकार, विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य। सुसंगत तथ्य में हमने सुसंगतता और ग्राह्यता पर बात की और सुसंगत और विवादक तथ्यों में अंतर। ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आप ध्यान से पढ़ें। अगले वीडियो में हम साक्ष्य अधिनियम की इंटरप्रिटेशन क्लॉज में दूसरी परिभाषा पर बात करेंगे। धन्यवाद।